Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to do the poem Laburnum Top, which is written by Ted Hughes and it is from Hornbill. Now let's start the poem. First we'll read about the poet. Ted Hughes, he was an English poet and he wrote poems focusing or emphasizing the cunning and savagery of animal life in a harsh way. सो बेसिकली जो टेड ह्यूज थे वो जनरली बहुत वेग टॉपिक्स के ऊपर लिखते थे, लेकिन दोज टॉपिक्स वर रिलेटेड टू एनिमल लाइफ और वो काफ़ी हार्श तरह से उनको दिखाते थे. नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द शॉर्ट समरी दैट इज द अबाउट द पोम. So this poem shows the reaping relationship between the laburnum tree and a goldfinch bird. सो बेसिकली गोल्ड फिंच और लेबर्नम ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, ये पोम उसके बारे में है. एंड लेबर्नम ट्री को हम गोल्डन चेन भी बोलते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ गोल्डन फ्लावर्स ऑन द ट्री. इसके सीड्स काफ़ी पॉइजनस होते हैं, सो वी कांट ईट इट और इंजेस्ट इट. पोम में एक बर्ड है गोल्ड फ्लिंच, उसकी बात की गई है जिसने उस ट्री पर अपना शेल्टर बनाया हुआ था, अपना नेस्ट बनाया हुआ था और वो अपने यंग वंस को वहाँ पे फीड करती थी. So this is the poem all about. So for the detailed explanation, let's move on to the stanzas. So in stanza 1, poet is saying that laburnum is silent. That means laburnum tree जो है वो काफ़ी silent है and still है. It was September month and जैसे कि हम जानते हैं कि ये autumn का सीज़न होता है, सितंबर के टाइम पे काफ़ी मतलब जो लीव्स हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं एंड सीड्स जो है वो भी गिर जाते हैं. सीड्स ऑल्सो हैव फॉलन. सो ऑटम का डिस्क्रिप्शन है, दैट्स वाई, और बता भी रखा है पोइट ने स्पेसिफिकली कि यहाँ पर जो मंथ है वो सितंबर है. सो इन 3 लाइन्स में पोइट लेबर्नम टॉप को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी लीव्स किस तरह की हो गई हैं बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लीव्स एट दैट टाइम एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द ट्री. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. अब पोइट बताते हैं कि ये जो स्टिलनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदर बहुत ड्राई है, उसकी वजह से सब कुछ बहुत साइलेंट सा स्टिल सा हो गया है. तो ये जो स्टिलनेस है सिर्फ तब तक है जब तक गोल्डफिंच उस ट्री पर नहीं थी. जैसे ही वो ट्री पर आती है एकदम से वो सडननेस जो है वो एंड हो जाती है. नाउ पोएट इज टेलिंग दैट गोल्डफिंच जो है वो काफ़ी, अब उसी का डिस्क्रिप्शन है, गोल्डफिंच का जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन है दैट वो काफ़ी स्लीक है, यानी कि शाइनी और ग्लूमी है. और यहाँ पे पोएट ने इस बर्ड को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया है. तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली भी काफ़ी जो यूज़ हुई है. फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी सारी है इस पोम में, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी. लिजर्ड जिस तरह से स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट होती है, अलर्ट मतलब एकदम चौकन्नी, एकदम से उसके जो सडन मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल जैसे ही कोई उसके पास पहुँचता है तो एकदम से मूव कर देती है. तो बिल्कुल गोल्डफिंच ऐसी ही थी. जैसे ही वो ट्री में पहुंचती है, ट्री की थिकनेस में एंटर करती है. थिकनेस का मतलब है बहुत जो घना है वो पेड़, काफ़ी बहुत सारे लीव्स हैं उसके ऊपर. सो उसकी मूवमेंट से ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, इतनी ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है उस ट्री में. जैसे ही मशीन स्टार्ट होने पर नॉइजेस सुनाई देती हैं, कोई भी मशीन स्टार्ट होता है, कोई इंजन स्टार्ट होता है तो जैसे नॉइजेस सुनाई देती हैं, सिमिलरली गोल्डफिंच की भी नॉइजेस जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में आने लगती हैं. जैसे क्लिटरिंग की, ट्रेमर ऑफ विंग्स, उसका विंग्स का हिलना, ट्रिलिंग, इस तरह की टिक 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 वाली जो नॉइजेस होती हैं, क्लिटरिंग नॉइजेस, चर्पिंग जो बर्ड्स की एक्चुअल साउंड होती है, तो वो पूरे उस स्ट्रेंज वॉइसेस से जो है वो एनवायरनमेंट भर जाता है. नाउ देयर इज अ लाइन, इट इज द इंजन ऑफ हर लाइफ. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज डीप मीनिंग. ऐसा क्यों बोला गया है? इंजन उसी चीज़ को बोलते हैं हम काफ़ी, जब हम पता है कि हमें किसी चीज़ को अलाइव रखता है, तो जैसे इंजन किसी चीज़ को अलाइव रखता है, ये ट्री भी उसे गोल्डफिंच के लिए एक इंजन है, वो उसको अलाइव रख रहा है. कैसे? क्योंकि उसके यंग वंस का जो है वो शेल्टर है वहाँ पे. अगर वो ट्री ही नहीं होता तो वो शेल्टर कहाँ बनाती. सो इसलिए उसने उसको एक इंजन बोला है. सेकेंडली इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि वहाँ पर उसका नेस्ट है. तो वो पोएट बोल रहे हैं कि जैसे हम इंजन में फ्यूल डालते हैं और इंजन चल पड़ता है, वैसे ही वो अपने नेस्ट को फूड से फिल रखती है ताकि उसके यंग वंस को वहाँ पे फूड मिल सके. वो उनको एक तरह से फ्यूल ला कर दे रही है और वो आराम से उसको खा सकें. ऐसा करने के बाद शी फ्लर्ट्स आउट मीन शी फ्लू अवे टू अनदर ब्रांच, शी वेंट टू अनदर ब्रांच. वो ऐसा करने के बाद वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच चली जाती है.
ना यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ऐसा क्या है, मतलब बार्ड फेस का मतलब होता है कुछ हटकर, सम डिफरेंट कलर। वैसे तो उसकी पूरी बॉडी, अगर गोल्डफिंच की बॉडी देखा जाए तो पूरी येलो कलर की है, बट शी हैज सम ब्लैक पैचेस ऑल्सो। एंड दिस इज द फीचर जिससे उसके होने का पता चलता है, उसकी आइडेंटिटी का पता चलता है। बिकॉज येलो कलर तो वैसे ही उसका ट्री के साथ मिक्स हो जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई बर्ड बैठी है उसके ऊपर। तो क्या उसको अलग बनाता है, दोज आर दोज ब्लैक पैचेस, जो उसके ऊपर वो ब्लैक पैचेस है, उसकी वो आइडेंटिटी है, एक तरह से बार्ड आइडेंटिटी है बिल्कुल हटके, जिससे दूसरों को पता चल सकता है यस देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री एज वेल। लास्ट 2 लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है एयरी। एयरी मीन्स स्ट्रेंज। तो पोएट यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि उसकी जो वॉइस है बर्ड की, जो उसकी चर्प्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। जिस तरह से वो बोलती है, जिस तरह से वो साउंड निकालती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। एंड सडनली शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। इनफाइनाइट मीन्स द ओपन स्काई। सडनली वो एकदम से उड़ जाती है, लॉन्च हो जाती है स्काई के अंदर। एंड जैसे ही वो जाती है, ट्री से हटती है, लेबोनम टॉप से जब वो दूर चली जाती है स्काई के अंदर, जो लेबोनम टॉप है वो फिर से साइलेंट हो जाता है, फिर से वही सडननेस एंड एम्प्टीनेस आ जाती है उस ट्री के ऊपर। सो दिस इज द पोम ऑल अबाउट। फॉर क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस, go to the description box and click the link. Don't forget to like and subscribe my channel.